नमस्कार दोस्तों। खूबसूरत कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ एवं ख्याति प्राप्त कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी खुली हवा में। तो आइए सुनते हैं कहानी। तारीख और साल उषा को याद है। 10 दिसंबर 1975। ऑपरेशन की पूर्व संध्या डॉक्टर सत्या दुबे ने उसे अस्पताल के कमरे में बुला लिया था। उसे एनीमा, एंटीबायोटिक और मैग्नीशियम साइट्रेट दिलाने हेतु। उसी रात उसे वह सपना दिखाई दिया था। पूरी नींद में, आधी नींद में या फिर जागते में ही वह सुरेश के बंगले पर है, अंदर के कमरे के फर्श पर बिछी बर्फ के बीच, और घर भर में सुरेश समेत पुलिस वर्दियों की आवाजाही चालू है। मार्क्स का वह बंदा आ पहुंचा है। उषा के बाबूजी को सुरेश इसी तरह लक्षित करता है। उषा के चेहरे से यह बिंदी, लिपस्टिक सब पोंछ डालो। पति के द्वार से अर्थी उठ रही है। बड़ी ननंद ने हाथ नचाया है। हम जैसी चाहें वैसी सजाएं। सुहागिन मरी है, मझली ननंद ने मुंह बिचकाया है, तो सुहागिन की तरह ही फूंकी जानी चाहिए। डोली के समय बिंदी, लिपस्टिक के लिए उसने आंखें तरेरी सो तरेर ली। छोटी ननंद ने मुंह खोला है। अब कैसी दखलंदाजी। अपने चेहरे को उषा ने मेकअप के सामान से हमेशा अनछुआ रखा था, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। ना, सुरेश ने प्रतिवाद किया है, तुम इसकी बिंदी, लिपस्टिक पोंछ ही डालो। हद तेरे की। उषा की सास ने सुरेश की पीठ पर एक हल्का धौल जमाया है। डरते हो? अब भी डरते हो? उससे जिसे जेल में ठूंसने के लिए तुम्हारा एक इशारा ही काफी है। कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए आपातकाल के उन दिनों में पुलिस अफसरों के अधिकार क्षेत्र में मीसा में शामिल हो जाने से किसी भी गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य के संग ज्यादती वैध थी। आप चले जाइए बाबूजी। बर्फ के बीच में उषा बैठी है। आपसे मिलने कस्बापुर में आपके पास आऊंगी। आप चले जाइए, चले जाइए। सुबह ऑपरेशन से कुछ पहले 2 परिचारिकाएं उषा को अस्पताल के कपड़े पहनाने आईं। पेटीकोट नुमा एक स्कर्ट, कुर्ते नुमा एक टॉप और पगड़ी नुमा एक स्कार्फ। लंबे दोनों मोजे एड़ियों से फटे थे। हाथ, कान और गले का सामान भी उतार दीजिए। दोनों में से लंबी आया ने कहा। अरे, नाटी आया ने आश्चर्य जतलाया। कान में आपने कुछ भी नहीं पहन रखा, बल्कि कान तो आपके छिदे भी नहीं। नाटी आया की हैरानी लंबी आया की दिशा में उछल ली। उषा कुल जमा 10 बरस की थी जब उसकी मां स्वर्ग सिधार गई थी, और मां के बाद बाबूजी ने उसे लड़की की मान्यता दी ही न थी। अपना मंगलसूत्र, घड़ी और कंगन पर्स में रखते समय एक पर्ची उषा के हाथ से आ टकराई। मेरा एक काम है। पर्ची के साथ उषा ने 100 रुपए का एक नोट भी अपने पर्स से बाहर निकाल लिया। बताइए, दोनों ने उत्सुकता दिखाई। इस पर्ची पर मेरा एक टेलीफोन नंबर है। पिछले 4 महीनों से भूमिगत बाबूजी इस नंबर से संबद्ध कस्बापुर वाले चाचा के पास रह रहे थे। यहाँ कोई खबर भेजनी है क्या? नाटी ने पूछा। हाँ, उषा का गला भराया। तभी जब मेरा ऑपरेशन गड़बड़ हो जाए। आपका ऑपरेशन हरगिज गड़बड़ न होगा, न होना चाहिए। हम तो आपसे अपने इनाम की कयास लगाए बैठी हैं, लंबी आया ने कहा। तुम दोनों में टेलीफोन दफ्तर कौन जा सकती है? उषा ने पूछा। उस साल सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग का चलन अभी तक आया न था। बाद में आए एसटीडी बूथ अथवा आज के मोबाइल की कल्पना तक न थी। दूसरे शहर में फोन मिलाने के लिए बाकायदा ट्रंक कॉल बुक करानी पड़ती थी। हम चली जाएंगी, नाटी ने कहा। टेलीफोन विभाग में हमारा घरवाला जान पहचान रखता भी है। ठीक है। उषा ने पर्ची और नोट नाटी के हवाले कर दिए। मगर इसे बहुत ध्यान से रखना, बाहर कहीं साहब को न पकड़ा देना। बेध्यानी से वे इसे खो सकते हैं। हम समझ रही हैं। नाटी की उत्सुकता बढ़ ली। यह किसका नंबर है भला? मेरे चाचा का, उषा ने कहा। और अगर मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाता है तो फिर यह पर्ची मुझी को ज्यों की त्यों लौटा देना। अपनी राजी खुशी की खबर मैं आप ही फिर उन्हें दे दूंगी। यह सब क्या है?
सुरेश ने कमरे में आते ही उषा की बदली वेशभूषा पर अपनी निगाह फेरी। वह अपनी पुलिस वर्दी में था, उषा के रात के सपने वाली पुलिस वर्दी में, अपने नाम और ओहदे के बिल्लों के साथ, अपने स्टार्स और अपनी रिवॉल्वर के साथ। क्यों? उसकी पोशाक की छोटी सी छोटी तब्दीली पर ध्यान देने वाले सुरेश की हैरानी उषा समझ सकती थी। बहुत खराब लग रही हूं? नहीं, खराब नहीं, सिर्फ अजीब और अजनबी। यह मेरा पर्स है। उषा ने अपना बटुआ सुरेश को सौंप दिया। इसमें मेरी सभी चीजें रखी हैं। मेरे बैंक की पासबुक, चेकबुक, मेरी अलमारी की चाबी, मेरा मंगलसूत्र, मेरी घड़ी, मेरा ब्रेसलेट। तुम्हारी डॉक्टर दुबे से मिलकर आ रहा हूं। सुरेश ने उषा का बटुआ अपने सरकारी ब्रीफ केस में संभाल कर रख दिया। उसकी प्रिंसिपल ने, विभागाध्यक्ष ने, हेल्थ डायरेक्टर ने, सभी ने उसे सतर्क कर दिया है। तुम शहर के एसपी की पत्नी हो, उसे तुम्हारा विशेष ध्यान रखना होगा। थैंक यू। उषा का दिल डूब गया। अपनी पदवी और अपने पद के प्रति उषा को सचेत रखने का एक भी अवसर सुरेश अपने हाथ से जाने क्यों नहीं देता। चलें? अस्पताल की 2 और परिचारिकाएं व्हील चेयर ले आईं। इस पर बैठना जरूरी है क्या? उषा ने पूछा। अभी तो मैं चल सकती हूँ। ऑपरेशन थिएटर में जूते चप्पल ले जाने की मनाही है। नाटी आया ने उषा के कंधे थपथपाए। बहादुरी का तमगा अभी भी तुमसे दूर ही रहा। सुरेश हंसने लगा। अपना ध्यान रखिएगा। अनायास उमड़ आए अपने आंसू उषा ने पीछे धकेल दिए। लास्ट फेमस वर्ड्स। सुरेश फिर हंस पड़ा। मेरे बाबूजी का भी। क्यों भाई? सुरेश की हास्यकर मुद्रा तुरंत लुप्त हो ली। उसने मेरा क्या संवारा है? बल्कि तुमसे कोई पूछे, तुम्हारा भी उसने क्या संवारा है? तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे वजीफों ने निपटा दी और तुम्हारी शादी मेरी मूढ़मती ने। चलें? व्हील चेयर के साथ चारों परिचारिकाएं उषा को कमरे से बाहर ले आईं। नमस्कार सर। कमरे के दरवाजे को घेरे वर्दीधारी एक पूरी पलटन ने उषा को सलाम ठोका और सुरेश के मंडलाकार आ खड़ी हुई। सरकार द्वारा मिला सुरक्षा घेरा सुरेश के साथ साथ बना रहता। व्हील चेयर ऑपरेशन थिएटर जा पहुंची। उषा पाठक। स्त्रियों का एक और झुंड उषा की ओर बढ़ाया। उनमें से किसी को भी उषा पहचानती न थी। वह डॉक्टर सत्या दुबे के निजी नर्सिंग होम की मरीज रही थी और यहाँ सिर्फ ऑपरेशन के लिए लाई गई थी। जी, उषा ने कहा। आप इधर मेज पर आ जाइए। उनमें से एक स्वर मुखरित हुआ। डॉक्टर दुबे के लिए आपको तैयार करना है। जी। लाइसिस ऑफ एंड्रोमेट्रियोमा, किसी ने पूछा। ऑफ द लेफ्ट ओवरी, दूसरी ने जवाब दिया। 2 साल के उसके बांझपन और पेट के कष्ट को देखकर सुरेश जब उषा को डॉक्टर सत्या दुबे के पास लेकर गया था तो तरह तरह की जांच परख के दौरान उषा की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ने उसकी बीमारी खोज निकाली थी। उषा की बाईं डिंब ग्रंथि में एंडोमेट्रियम नाम के टिश्यू का अनियमित अवरोध, जिसे दूर करने के लिए ऑपरेशन अनिवार्य था। अपने बाबूजी के लिए अपने को बचाव जंगला मान रही उषा ने अपना यह ऑपरेशन टाल जाना चाहा था, किंतु सुरेश ने उसकी बात न मानी थी। मैं एक्शन में यकीन रखता हूँ, प्रॉम्प्ट एक्शन में, तत्काल कार्यवाही में। सिर्फ एक्शन ही गड़बड़ी खत्म करने का एकमात्र चारा है। उम्र 26 साल। उषा की नाक की तरफ एक हाथ बढ़ाया, तिक्त और मुलायम। जी। कहीं काम करती हैं कोई? जी। जिस सरकारी प्रयोगशाला में उषा पिछले 3 वर्षों से काम कर रही थी वह उसकी आंखों के सामने आन प्रकट हुई। साथ में उसे दिखाई दी अपनी ही आकृति विभिन्न रस द्रव्यों के बीच। केमिस्ट हैं? जी। एक झटके के साथ उषा के सामने का दृश्य बदल गया। कस्बापुर के अपने चाचा के घर का गेट वह लांघ रही है। कौन है? बाबूजी हाथ धो रहे हैं। जाने कैसे वह जब भी उन्हें देखती है वे उसे अपने हाथ धो रहे मिलते हैं। बस्तीपुर में जीव विज्ञान के अध्यापक रहे उसके बाबूजी अपने काम से लौटने पर हाथ धोने में ढेरों समय लगाया भी करते। मैं आई हूँ, वह कहती है। मैं आ रहा हूँ। बाबूजी कहते हैं, बस हाथ धो लूं?
तुम्हारा सामान कहाँ है? उसकी चाची उसके पास आ खड़ी हुई हैं। नहीं है, वह रोने लगी है। ऐसा ही होता है। चाची कहती हैं, कचहरी में हुई शादी के बाद होता ही ऐसा है। कचहरी दोबारा जाना ही पड़ता है। फिर पहले शादी की रजिस्ट्री के लिए, फिर तलाकनामे के लिए। उषा, जल्दी में आधे धुले साबुन लगे हाथों के साथ बाबूजी उसके पास आ पहुंचते हैं। इधर आना पहले। वे उसे चाची से अलग बैठक में ले गए हैं। तुमने कोई फैसला लिया क्या? उसके कंधों पर टिकाने जा रहे अपने गीले हाथ बाबूजी रास्ते में रोक लेते हैं। या सुरेश का कोई फैसला तुम्हें पसंद नहीं आया? वह रोती चली जाती है। मैंने आपको चेताया था ना। चाचा अपनी बैठक में आ घुसते हैं। सुरेश सही नहीं रहेगा। छुरी कांटे वाले उस कल्चर में उषा का निबाह ना होगा। वहां ये चीजें सिर्फ खाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होती। मैं हर स्थिति के लिए तैयार हूं। बाबूजी की आवाज लरस गई है। जब भी वह आपा संभाल कर बात करते हैं, उनकी आवाज थर्रा जाती है। अपने मीसा वारंट के लिए, उषा के तलाक के लिए। हम ना कहती थी। चेतना लौटने पर उषा ने अपने को अस्पताल के कमरे में वापस पाया, उसी नाटी आया के साथ जिसे उसने वह पर्ची और 100 रुपए का नोट दिया था। आप ऑपरेशन से सही सलामत लौटेंगी। वह पर्ची कहाँ है? पेट में हो रहे तेज दर्द के बावजूद उषा ने अपना हाथ नाटी आया की दिशा में बढ़ा दिया। अभी दे रही हूं मेम साहब। नाटी आया अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी गिरह खोलने लगी। मगर एक बात हमें पूछनी रही। अपनी शादी आपने अपनी मर्जी से करी क्या? क्यों? उषा ने पूछा। सारी दुनिया दंग है। इतना बड़ा ऑपरेशन रहा आपका और मायके से एक जन नहीं आया। मैंने उन्हें बताया न था। फिर जरूर आपकी शादी आपके पिता की मर्जी से नहीं हुई रही। मेरे पिता आजाद ख्याल हैं। उषा ने कहा। वे कहते हैं आजादी पर हम सबका हक बराबर है। और दान दहेज, वह सब दिया दिलाया उन्होंने कायदेवार। वे ऐसे कायदों को नहीं मानते। मगर आपके कप्तान साहब तो मानते होंगे। इतनी ऊंची अफसरी है उनकी। वे तो सब मानते ही होंगे, चाहते ही होंगे, बल्कि मांगते भी होंगे। 100 रुपया वह मत लौटाना। उषा ने बात बदल दी। इनाम समझकर रख लेना। शुक्रिया मेम साहब। नाटी आया ने अपनी गिरह से उषा की पर्ची उसे लौटा दी। हम जानती हैं आप इस अस्पताल में फिर जल्दी आने वाली हैं और जब अगली बार आएंगी तो मां बनकर लौटेंगी। दूसरी आया लोग को भी मेरे पास भेज देना। उषा ने समापन मुद्रा में कहा। वह अब आराम करना चाहती थी। उन्हें भी मैं इनाम देना चाहूंगी। जी मेम साहब। नाटी आया कमरे से बाहर हो ली। कांपते हाथों से उषा ने वह टेलीफोन वाली पर्ची अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे छिपा दी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।